मुझे दोबारा जन्म मिलते ही सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने अपने दोनों हाथ सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिए और अपने 10 फिंगरप्रिंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। पिछली जिंदगी में मेरे अडॉप्टेड ब्रदर ने किसी को मर्डर किया था, लेकिन क्राइम सीन पर मेरे फिंगरप्रिंट्स छोड़कर मुझे एक बकरे की तरह इस्तेमाल कर दिया गया। और सबसे पेनफुल बात, मेरे ओन पेरेंट्स ने भी मेरे लिए जस्टिस नहीं मांगा, उल्टा कोर्ट में झूठ बोलकर उस अडॉप्टेड सन को बचाया। इंटरनेट पर भी सबसे पहले वही लोग चिल्लाए मर्डरर मेरा बड़ा बेटा है, और जिस दिन मुझे एग्जीक्यूट कर दिया गया उस दिन वो लोग अपने अडॉप्टेड सन को आइलैंड ट्रिप पर ले गए और हैप्पीली सेलिब्रेट करते रहे। और अब मैं वापस आ चुका था, बिल्कुल उस मोमेंट पर जब मेरे अडॉप्टेड ब्रदर के मर्डर प्लान स्टार्ट होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। लेकिन इस बार मैं उन्हें दोबारा फेक एविडेंस बनाने का मौका ही नहीं दूंगा। मैं दुनिया के सबसे क्राउडेड स्क्वायर के बीच में खड़ा था, उनतीस लोग मुझे शौक और मौकरी के साथ देख रहे थे, और फिर मैंने एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। फ्रीजिंग विंटर के अंदर मैं ऑलमोस्ट हाफ नेकेड होकर डांस करने लगा। हर तरफ कैमरास थे। सिर्फ कुछ मिनट्स में मेरी वजह से लाइव स्ट्रीम पर 1 बिलियन से भी ज्यादा व्यूवर्स आ गए। मैं स्माइल करते हुए लाउडली बोला, फैमिली अटेंशन चाहिए, एंड इसके बाद सबको सल्फ्यूरिक एसिड हैंड वॉश परफॉर्मेंस भी करके दिखाऊंगा। सुनते ही लाइव चैट इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो गई। ये बंदा पागल है क्या? व्यूज के लिए लोग क्या क्या करते हैं। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे ही मेरा लास्ट डांस खत्म हुआ, सिक्योरिटी गार्ड्स फाइनली भागते हुए आए। रुको, कहीं मत जाओ, तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। मैं बस स्माइल किया और उनमें से एक की फोटो खींच ली। मेरा नाम जियाओ जुंगवान है और मेरे फादर JAW ग्रुप के चेयरमैन है। मेरी मदर फेमस बैलेट एक्ट्रेस है और मेरा यंगर ब्रदर क्योटो यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट। प्लीज को कॉल करना है तो करो, उसे कांटेक्ट भी कर लेना। कहते हुए मैंने अपने पास रखी हुई सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल उठाई। सिक्योरिटी गार्ड का फेस इंस्टेंटली पेल हो गया। तुम क्या कर रहे हो? ये क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी, डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड जमीन पर गिरा दिया और दोनों हाथ उसमें दबा दिए। इस आवाज के साथ स्किल जलने की हॉरिफाइंग स्मेल हवा में फैल गई, बिल्कुल बारबेक्यू जैसी स्मेल। पेन इतना इंटेंस था कि मेरी बॉडी ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई। लेकिन मेरे दिल के अंदर जो रिवेंज का प्लेजर था उसने मुझे खड़ा रखा। क्राउड तो ऑलरेडी डर के पीछे हट चुकी थी। मैं सीधा एक लाइव स्ट्रीम कैमरा के सामने गया और अपने खून और जले हुई स्किन से हरे हाथ दिखाए, दांत बिंच कर बोला, सब क्लियरली देख लो। 12 जनवरी शाम 5:30 के बाद मैं युंगवान अब फिंगरप्रिंट्स नहीं रखता। पिछली जिंदगी में सिर्फ 3 घंटे बाद मेरे सो कॉल्ड यंगर ब्रदर जू शूसी एक मेल क्लासमेट को रूफटॉप पर ले जाकर पुश कर देता है। उसने स्पेशली ग्लव्स बनवाए थे जिन पर मेरे फिंगरप्रिंट्स के कॉपी किए गए थे, और मेरे पेरेंट्स ने उसके लिए फेक एलिबाई दिया, साथ ही मेरे अगेंस्ट फेक मर्डर एविडेंस भी क्रिएट किया। अब का सब मुझे बकरा बनाने के लिए। लेकिन इस बार मैं पूरी दुनिया के सामने वायरल हो चुका था और मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिए थे। मुझे क्लियरली याद है जब पिछली जिंदगी में जब जूशु मुझे जेल में मिलने के लिए आया था, एक सिंपैथी के साथ बोला था, बड़े भाई मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मॉम और डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं, अगर मैं जेल चला जाता तो वो कितने सैड होते, तो सेक्रीफाइस तो आपको ही करना था। उसकी वो स्माइल आज तक मेरे दिमाग में जलती रहती है। लेकिन इस बार अगर वो फैमिली रियूनियन चाहता है तो मैं पूरी फैमिली को ही प्रिजन भेजूंगा। पुलिस स्टेशन में रूटीन क्वेश्चनिंग के दौरान मैं क्वाइटली ग्लव्स पहनकर बैठा हुआ था, भी अचानक किसी ने मेरे बाल जोर से पकड़कर खींच लिए और मुझे जमीन पर पटक दिया गया, और अगले ही सेकंड 2 थप्पड़ मेरे चेहरे पर मुझे मारे। तुम यूजलेस कचरा, इंटरनेट पर पूरी फैमिली की इंसल्ट करवा दी तुमने। मैंने स्लोली ऊपर देखा, मेरे सामने मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स खड़े थे और मुझे देखते ही उनका गुस्सा और भी बढ़ गया। मेरे फादर ने कॉलर पकड़कर मुझे जोर से खींच लिया। अपने भाई का नाम लाइव स्ट्रीम में लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुंह काला करके भी शर्म नहीं आती? मेरी मदर की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उन आंसुओं में मेरे लिए कंसर्न नहीं था, सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट थी। वो मुझे घूरते हुए बोली, मैंने तुम जैसे इंसान को जन्म कैसे दे दिया? अगर तुम्हारे छोटे भाई को तुम्हारी वजह से थोड़ी भी तकलीफ हुई, मैं तुमसे इसी वक्त माँ और बेटे का रिश्ता तोड़ दूंगी। मेरी आंखों से बिना वार्निंग के 2 आंसू नीचे गिर गए। ये वो दिल था जो कब का इन दोनों से डिसअपॉइंट हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी इस मोमेंट में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसी वक्त नाइफ से कट कर दिया हो। 5 साल की एज तक मैं इस फैमिली का रियल यंग मास्टर था, लेकिन जिस दिन जियाओ शू अडॉप्ट हुआ तो उसी दिन के बाद मेरे फादर और उसकी वाइफ के दिल में मेरे लिए जगह खत्म हो गई। बचपन में अगर मैं उसके साथ सेम टॉय के लिए फाइट भी कर ली तो मेरे फादर सर्वेंट्स को बोलकर मुझे लटका कर मारते थे। उसके बाद डार्क बेसमेंट में लॉक कर देते। अगर एक काइंड हाउसकीपर सीक्रेटली मुझे रोज खाना ना देती तो शायद मैं बचपन में ही उस डैम्प बेसमेंट में मर गया होता। उस दिन के बाद मेरी पूरी लाइफ जियाओ शू के शेडो में गुजरी। उसे जरा सी भी
डिससेटिस्फैक्शन होती तो मुझे पनिशमेंट मिलती। कभी फैमिली रूल्स के नाम पर कन्फाइनमेंट, कभी भूखा रखना और कभी इतनी पिटाई के उठना मुश्किल हो जाता। फाइनली कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आए, मैं कियोटो यूनिवर्सिटी में टॉप स्कोर के साथ एडमिट हो गया, जबकि जियाओशू सिर्फ एवरेज अंडर ग्रेजुएटेड कॉलेज तक ही पहुंच पाया। मैंने सोचा था अब फाइनली मैं इस फैमिली से फ्री हो जाऊंगा, लेकिन मेरे फादर ने कनेक्शन यूज करके हमारे स्कोर्स ही मैनिपुलेट करवा दिए। पूरी सिटी में जियाओशू के सक्सेस बैंक्वेट सेलिब्रेट हुए और मेरी लिविंग एक्सपेंसेस तक बंद कर दी गई। मुझे डे नाइट पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ी सिर्फ सरवाइव करने के लिए। तभी एक शार्प रिंगटोन ने मुझे मेमोरीज से बाहर खींच लिया। मेरी मदर का फोन बज रहा था। कॉलर आईडी पर नाम था जियाओशू। बस नाम देखते ही उसके फेस पर इंस्टेंटली सॉफ्ट स्माइल आ गई। मेरे अच्छे बेटे को क्या हुआ? फोन के दूसरी साइड से क्या बोला गया मुझे नहीं पता, लेकिन सडनली उसका एक्सप्रेशन अगले हो गया और उसकी कोल्ड गेस सीधा मुझ पर आ टिकी। उसने फोन फादर को दे दिया, उसे खुद समझाओ। फादर ने फोर्सफुली स्माइल निकाली। जियाओशू, अभी जो हुआ वो सब मॉम डैड की गलती थी। तुम्हारी मदर तुम्हें मनाने के लिए स्पेशली सी व्यू होटल बुक किया है। तुम तो हमेशा कहते थे ना कि बहुत टाइम से फैमिली के साथ डिनर नहीं किया। मेरी चेस्ट सडनली टाइट हो गई। क्या फाइनली वो फैमिली अफेक्शन आ रहा था जिसके लिए मैं पिछली जिंदगी भर तड़पता रहा? विदाउट हेसिटेशन मैं उनकी कार में बैठ गया। कार डायरेक्टली सी व्यू होटल की तरफ चल पड़ी, लेकिन कुछ देर बाद कार रुक गई और जिस जगह वो रुकी उसे देखकर मेरी बॉडी इंस्टेंटली कोल्ड हो गई। वही बिल्डिंग, वही रूफटॉप बिल्डिंग जहाँ थोड़ी देर बाद वो लड़का पुश किया जाने वाला था। मदर सॉफ्टली बोली, देखो जियाओशू ने स्पेशली तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है। मुझे इंस्टेंटली समझ आ गया ये लोग मुझे डायरेक्टली क्राइम सीन पर ला रहे थे। इस बार मैं क्वाइटली ट्रैप में नहीं गिरने वाला था। मैं स्लोली मदर की तरफ मुड़ा और सीधा उसके डेलिकेट फेस पर खून थूक दिया। वेट नहीं करूंगा, मुझे अभी भी डांस कंटिन्यू करना है। मदर शॉक में स्क्रीम करते हुए खड़ी होगी। वो मुझे गाली देने ही वाली थी, लेकिन फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया। उसने खुद को फोर्सफुली काम किया। रुंगवान, बच्चों की तरह जिद मत करो। मॉम और डैड तुमसे ऑलरेडी माफी मांग चुके हैं। ये कहकर उसने फादर की स्लीव खींच कर सिग्नल दिया कि वो भी कुछ बोले, लेकिन मैंने फिर एक और माउथफुल ब्लड उसके फेस पर थूक दिया और स्माइल करते हुए सिर्फ एक वर्ड बोला, नहीं। अगले सेकंड फादर ने पूरी फोर्स से मुझे किक मारा। मेरा बॉडी 1 मीटर दूर जाकर मार्बल पिलर से टकराया। ऐसा लग रहा था मेरी स्पाइन टूट गई हो। शेमलेस कचरा। फादर गुस्से में चीख रहे थे। इसे गाड़ी में बैठाओ। उन्होंने अपने फेस से ब्लड वाइप किया और तुरंत 2 ब्लैक क्लोथेड बॉडीगार्ड बुला लिए। पुलिस ऑफिसर्स मुझे बचाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन फादर ने सिर्फ एक कोल्ड ग्लेयर दिया और वो सब चुप हो गए। तुम्हें लगता है हमसे बड़ा कोई है? फादर की कोल्ड वॉइस मेरे कानों में गूंजी। 2 बॉडीगार्ड्स ने मेरे आर्म्स पकड़ के मुझे वायलेंटली ट्विस्ट किया और मेरे बाल पकड़कर मुझे कार की तरफ घसीटने लगे। मैं इंस्टेंटली समझ गया वो मुझे ट्रंक में डालने वाले थे। फादर ने डिस्गस्टेड टोन में कहा, ये घटिया चीज बैक सीट में बैठने लायक नहीं। अगला सेकंड मेरे दिमाग में फियर की पुरानी मेमोरीज फ्लड की तरह टूट पड़ी। 3 साल पहले फादर और मदर जियाओशू को सेल्फ ड्राइविंग ट्रिप पर ले गए थे। मैं उनके पीछे पीछे घूमता रहा। तब जाकर उन्होंने मुझे अलाउ किया, लेकिन एक कंडीशन पर। मैं पूरी ट्रिप में ट्रंक के अंदर ही रहूंगा। और फिर वो लोग लिटरली मुझे भूल गए। 3 दिन तक, लिटरली वो भी 3 दिन तक मैं ट्रंक के अंदर बंद रहा। अंधेरा, भूख, सफोकेशन, सिर्फ सरवाइव करने की इंस्टिंक्ट ने मुझे ट्रंक उड़कर भागने पर मजबूर किया था। लेकिन जियाओशू ने सिर्फ इतना कहा, उसने मेरी कार डैमेज कर दी और उसी बात पर फादर ने मुझे हाईवे पर नंगे पैर चलवा दिया। आज तक मेरे पैरों के सोल्स पर उसके स्कार्स मौजूद हैं। मेरी ब्रीदिंग इंस्टेंटली अनस्टेबल हो गई। प्लीज मुझे ट्रंक में मत डालो, प्लीज। मैं वायलेंटली स्ट्रगल करने लगा, लेकिन ब्लैक क्लोथिंग मैन ने बिना इमोशन के मेरे आर्म्स डिसलोकेट कर दिए। रैक आवाज के साथ पेन में मेरी स्क्रीम निकल गई। मदर ने फेक टीयर्स के साथ एक गहरी सांस ली। मॉम भी तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहती थी। और नेक्स्ट सेकंड ट्रंक का लिड बंद हो गया। डार्कनेस, प्योर और एब्सोल्यूट डार्कनेस। फियर ने मुझे वाइन्स की तरह टाइटली रैप कर लिया। मैं अनकंट्रोलेबली कांपने लगा। नहीं, इस बार मैं फेल नहीं हो सकता। अगर मैं पैनिक कर गया तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। मैंने दांत बिंच कर अपनी टंग को जोर से बाइट किया। उनका स्वीट मेटालिक टेस्ट मेरे माउथ में फैल गया। पता नहीं कितना वक्त गुजरा, मगर आखिरकार वो ट्रंक खोला। ब्राइट लाइट ने मेरी आंखों को चुबा दिया और मेरे सामने खड़ा था जियाओशू, हाथों को फोल्ड किए हुए, मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए। वाह, मैंने तो खुद को काफी पैथेटिक बना लिया। बॉडीगार्ड्स ने मुझे रफ तरीके से ग्राउंड पर फेंक दिया। जियाओशू ने डायरेक्टली मेरे जले हुए हाथों पर बना जूता रख दिया और धीरे धीरे ट्विस्ट करने लगा। पेन मेरी नर्व्स को फाड़ रहा था। वो कैजुअली बोला, अगर तुम अभी भी मेरे लिए यूजफुल ना होते तो मैं तुम जैसे गार्बेज को टच भी ना करता। फिर उसने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया, इसे ये कपड़े पहनाओ। बॉडीगार्ड्स ने मेरी शर्ट फोर्सिबली उतार दी। मेरी स्क्रीम्स को कम्प्लीटली इग्नोर करते हुए मुझे दूसरे कपड़े पहना दिए गए। वही कपड़े
जो मर्डर के वक्त यूज होने वाले थे। जियाओ शू ने मेरा स्टमक किक किया, मेरे लिए काम करना, हमारे लिए तो ये ऑनर की बात होनी चाहिए। उसने कॉलर पकड़कर मुझे स्टेयर्स पर घसीटना शुरू किया। कॉन्क्रीट स्टेप्स मेरी लेग्स को कंटिन्यूसली स्क्रैप कर रहे थे। कुछ ही सेकंड्स में मेरी टांगे वूंड से बाहर गई। फाइनली हम रूफटॉप पर पहुंचे, वही जगह जहां उसने पिछली जिंदगी में उस मेल स्टूडेंट को पुश किया था। जियाओ शू ने अपने परफेक्टली स्टाइल बैंग्स फ्लिक किए और एक एरोगेंट स्माइल के साथ बोला, अनटचेबल्स बहुत ट्रबलसम होते हैं। अगर वो मर गया तो मुझे प्रॉब्लम होगी, और अगर ब्लेम तुम पर डाल दिया तो काफी इजी हो जाएगा। मैंने स्लोली हेड उठाया, मेरी आंखों में नफरत लिटरली उबल रहा था। जियाओ शू, तुम इस सब का रिग्रेट करोगे। उसने बस इंडिफरेंट लुक दिया। अगला सेकंड उसने मेरे बाल पकड़कर मेरा हेड स्लेट फ्लोर पर दे मारा। बैंग आवाज के साथ मेरी विजन ब्लर हो गई। फिर उसने कामली पुलिस को कॉल लगाया, और जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई उसकी वॉइस इंस्टेंटली क्राइंग टोन में चेंज हो गई। पुलिस प्लीज हेल्प, मेरे ब्रदर ने किसी को मार दिया। जब सीन पुलिस स्टेशन पर आया, मेरे हाथ जले और ब्लडी थे, बड़े मैसी थे। मैं बेंच पर बैठा हुआ था, बिल्कुल ब्रोकन स्टेट में। कुछ ही मिनट्स पहले पुलिस मुझे रूफटॉप से लेकर आई थी। तभी एक मिडिल एज मैन मेरे ऊपर टूट पड़ा। उन्होंने मेरे बेटे को क्यों मारा? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम इतने विशेष कैसे हो सकते हो? वो विक्टिम का फादर था। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी। उसके आसपास के लोग भी इंस्टेंटली इमोशनल हो गए। कई लोग मुझे मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। इस खून का बदला खून से चुकाना होगा। और इस सब के बीच जियाओ शू और मेरे पेरेंट्स साइड में खड़े कोर्डली सब देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली जिंदगी में देखा था। मदर फेक टीयर्स के साथ बोली, मेरा बड़ा बेटा बचपन से ही वॉयलेंट था, वो किसी की बात नहीं सुनता। देखिए, उसने अपने छोटे भाई के हाथों पर भी ब्रूजेस बना दिए। उसने जियाओ शू की स्लीव ऊपर की, उसकी फेयर स्किन पर कौन साइज ब्रूजेस बना हुआ था। मेरी आंखों में मैडनेस भर गया। उसकी बॉडी पर तो सिर्फ इतना सा ब्रूज था, और मेरे पूरे बदन पर काउंटलेस स्कार्स थे। वे गुर्राते हुए चिल्लाया, झूठ बोल रहे हो तुम सब लोग। लड़के को जियाओ शू ने पुश किया था, मुझे सिर्फ यहाँ पर चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जियाओ शू इंस्टेंटली रॉन्ग एक्सप्रेशन बनाकर बोला, भाई आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? मॉम और डैड ने खुद आपको मर्डर करते हुए देखा है, ये फैक्ट है। उस मोमेंट मुझे समझ आ गया, अब कोई मेरी बात नहीं सुनेगा। सबकी नजरों में मैं ऑलरेडी मर्डरर बन चुका था। अभी भीड़ में से किसी वुमन ने मुझे पहचान लिया। अरे ये तो वही हाफ नेकेड लाइव स्ट्रीम वाला पागल बंदा है। उसने इंस्टेंटली फोन निकाला और कैमरा सीधा मेरी तरफ कर दिया। लाइव स्ट्रीम रूम का व्यूअर काउंट इंस्टेंटली 1 बिलियन क्रॉस कर गया, और नेक्स्ट सेकंड पूरा बराज मेरे अगेंस्ट भर गया। अब लोग हॉट सर्च चेक करो। जो ग्रुप ने ऑफिशियली स्टेटमेंट रिलीज कर दिया। उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जियाओ युंगवान का फैमिली से कोई रिलेशन नहीं। ओ माय गॉड, जो पहले लोग जियाओ युंगवान से बुले हुए थे वो भी एक्सपोज करने आ रहे हैं। उसके खुद के पेरेंट्स ने एडमिट किया है कि उसने तीजिया को रूफटॉप से पुश किया। कहते हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा। केस क्लोज्ड। ऐसे मर्डरर को मार देना चाहिए। इंटरनेट कम्प्लीटली एक्सप्लोड हो गया। काउंटलेस सिटीजन ने मेरा पूरा पास्ट निकाल कर ऑनलाइन फेंक दिया। हर जगह सिर्फ हेट ही हेट थी। कुछ लोग स्पेशली पुलिस स्टेशन तक आए सिर्फ मुझ पर रॉटन एग्स फेंकने के लिए। बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह सब कुछ रिपीट हो रहा था। मेरी चेस्ट टाइट हो गई। क्या मैं फिर भी अपनी डेस्टिनी नहीं बदल पाऊंगा? सोचकर मैंने कहा, नहीं, इस बार नहीं। मैं फिर से रिग्रेट में नहीं मरने वाला था। मैंने अपनी इंजर्ड हथेली को जोर से दबा दिया। दर्द ने मेरी सैनिटी को स्टेबल रखा हुआ था। ये मेरा लास्ट ट्रम्प कार्ड था। मैं सडनली हेड उठाकर बोला, मुझे इंटरोगेशन रूम में ले चलो। ब्राइट व्हाइट लाइट सीधा मेरे फेस पर पड़ रही थी। 2 पुलिस ऑफिसर्स मेरे सामने बैठे थे। एक ऑफिसर कोल्डली बोला, तो क्या तुम फाइनली क्राइम कॉन्फेस करोगे? मैं सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, मैं मर्डरर नहीं हूँ। दूसरा ऑफिसर जी हैंग मुझे ऑब्जर्व कर रहा था। अभी तक जितने भी एविडेंस मिले हैं सब तुम्हारी तरफ पॉइंट कर रहे हैं। अगर तुम ऑनेस्टली कॉन्फेस कर दो तो सेंटेंस रिडक्शन का चांस मिल सकता है। फिर उसने एक फाइल उठाई, क्रिटिकल एविडेंस। विक्टिम के पास तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। अभी भी कहते हो कि तुम मर्डरर नहीं हो? मैंने इंस्टेंटली उसकी बात कट कर दी। फिंगरप्रिंट एविडेंस मतलब विक्टिम के पीछे जो फिंगरप्रिंट्स मिले। रूम सडनली साइलेंट हो गया। यंग ऑफिसर तुरंत खड़ा हो गया। तुम्हें ये इंटरनल एविडेंस कैसे पता? लेकिन मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी। मैं स्लोली अपने ग्लव्स उतारने लगा, और नेक्स्ट सेकंड मैंने अपने दोनों हाथ डिस्ट्रॉय हैंड्स टेबल पर रख दिए। ऑफिसर जी हैं, मेरे फिंगरप्रिंट्स तो 3 घंटे पहले ही खत्म हो चुके थे। फिर मैं मर्डरर कैसे हो सकता हूँ? रूम का एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। वाइड इंटरोगेशन लाइट मेरे ब्लडी हैंड्स पर पड़ रही थी। सीन इतना हॉरिफाइंग था कि यंग ऑफिसर सबकॉन्शियसली पीछे हट गया। इवन एक्सपीरियंस ऑफिसर जी हैंग की प्यूपल्स भी श्रिंक हो गई। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली सीरियस हो गया। ये
तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, ये कब हुआ? मैंने कामली बोला, आज शाम 5:30 बजे सेंट्रल स्क्वायर में मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके खुद अपने फिंगरप्रिंट्स डिस्ट्रॉय किए। पूरे इंटरनेट पर मिलियंस ऑफ व्यूअर्स विटनेस हैं। लाइव स्ट्रीम रिकॉर्डिंग अभी भी अवेलेबल होगी। सीन पर जो लोग थे उन्होंने भी वीडियोस बनाई हैं। मैंने अपनी थर्मिस लेयर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दी। मेरे फिंगरप्रिंट्स कभी रिकवर नहीं हो सकते। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, पूरे केस की लॉजिक चेन कोलैप्स हो गई। इंटरोगेशन रूम डेड साइलेंट हो गया। दोनों ऑफिसर्स एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में क्लियरली शॉक था। ऑफिसर ज़ीहैंग सडनली खड़ा हो गया। इमीडिएटली सेंट्रल स्क्वायर की टाइमलाइन वेरीफाई करो। क्राइम टाइमलाइन के साथ एग्जैक्ट कंपैरिजन चाहिए। टेक्निकल डिपार्टमेंट को बोलो फिंगरप्रिंट एविडेंस दोबारा इवेल्युएट करे। उसने रैपिड फायर ऑर्डर्स देना शुरू कर दिए। यंग ऑफिसर तुरंत भाग गया। कुछ सेकंड्स बाद ऑफिसर ज़ीहैंग वापस मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें कॉम्प्लिकेटेड इमोशन से भरी हुई थी। यंग शुआन, अगर तुम सच कह रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स और तुम्हारा सो कॉल्ड ब्रदर सबने झूठ बोला है और असली किलर अभी भी बाहर घूम रहा है। उसी वक्त इंटरोगेशन रूम का डोर नॉक हुआ। एक और पुलिस ऑफिसर अंदर झांका। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज था। टीम ज़ीहैंग, जियाओ युंगवान और जियाओ शू अभी भी बाहर हैं। दोनों बहुत इमोशनल हो रहे हैं। वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि सस्पेक्ट को जल्दी कन्विक्ट किया जाए और कह रहे हैं कि विक्टिम फैमिली की तरफ से सवियर पनिशमेंट डिमांड करें। ऑफिसर ज़ीहैंग की आईज इंस्टेंटली कोल्ड हो गई। परफेक्ट टाइमिंग। उन दोनों को अलग अलग क्वेश्चनिंग रूम में ले जाओ। मेरी परमिशन के बिना कोई बाहर नहीं जाएगा। ऑर्डर्स देने के बाद वो मेरी तरफ मुड़ा। उसकी टोन पहले से सॉफ्टर थी, लेकिन सस्पिशियस अभी भी बाकी था। जियाओ युंगवान, तुमने जो बोला है हम उसकी इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन जब तक सच कंफर्म नहीं होता तुम अभी भी प्राइम सस्पेक्ट हो। हमें इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना होगा। मैंने कामली हेड हिला दिया। ऑफिसर, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे फिजिकल कंडीशन का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। ऑफिसर ज़ीहैंग ने बिना हेसिटेट किए एग्री कर लिया। दूसरी तरफ जियाओ फैमिली को अलग अलग रूम्स में ले जाया गया। फादर इंस्टेंटली फ्यूरियस हो गया। एविडेंस ऑलरेडी क्लियर है। उसने खुद इनडायरेक्टली एडमिट भी किया। अब और क्या इन्वेस्टिगेट करना बाकी है? उसने हमारी फैमिली की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दी। हमारी पेरेंटिंग फेल हुई, तभी वो इतना क्रूल बना। हम विक्टिम फैमिली को फुल कंपनसेशन देंगे। मदर फेक वर्ड फेस बनाकर बोली, ऑफिसर मेरा बेटा ठीक तो है? वो इमोशनली अनस्टेबल लग रहा था। उसने कोई बकवास तो नहीं बोली। प्लीज उसकी बातों पर बिलीव मत कीजिए। वो बस अपना क्राइम ड्रैग करना चाहता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर का रिस्पॉन्स हर रूम में सेम था। केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है, प्लीज कोऑपरेट। टाइम धीरे धीरे पास होने लगा। इवन जियाओ फैमिली को भी फील होने लगा कि सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। फादर फाइनली इम्पेशेंट होकर चिल्लाया, ऑफिसर्स इसका क्या मतलब है? हम आई विटनेस हैं, सस्पेक्ट नहीं। आप हमें यहाँ डिटेन नहीं कर सकते। लेकिन गार्ड ऑफिसर ने सिर्फ एक ही लाइन रिपीट की, प्लीज कोऑपरेट। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टेरिफाइंगली फास्ट थी। सेंट्रल स्क्वायर की लाइव स्ट्रीम फुटेज निकाली गई। सिटीजन्स के काउंटलेस स्क्रीम रिकॉर्डिंग कलेक्ट किए गए। सीन पर मौजूद विटनेसेस के स्टेटमेंट्स कंपाइल किए गए। हर चीज की एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प मैच की गई। रिजल्ट, मैंने 5:30 PM पर सल्फ्यूरिक एसिड अपने हैंड्स पर डाला था और स्किन डॉक्टर के अकॉर्डिंग विक्टिम की डेथ अप्रोक्सीमेटली 8:30 PM पर हुई थी। और उसी वक्त मेरे हाथ का प्रिलिमिनरी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी कंप्लीट हुआ। रिपोर्ट क्लियर दी, फ्रेश सिवियर केमिकल बर्न्स, स्किन टिश्यू कंप्लीटली डैमेज। ऐसी कंडीशन में वैलिड फिंगरप्रिंट्स लीव करना इम्पॉसिबल था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन वही खत्म नहीं हुई। टेक्निकल डिपार्टमेंट ने क्राइम सीन पर माइल फिंगरप्रिंट्स का सेकेंडरी डीप एनालिसिस किया और रिजल्ट देखते ही पूरा डिपार्टमेंट साइलेंट हो गया। फिंगरप्रिंट्स अननेचुरली बहुत ज्यादा क्लियर था, बिल्कुल अननेचुरल। नॉर्मल ह्यूमन स्किन प्रेशर और टेक्सचर रिस्टोरेशन मिसिंग थे। इंस्टेड एविडेंस स्ट्रांगली इंडिकेट कर रहे थे कि फिंगरप्रिंट्स किसी मोल्ड या आर्टिफिशियल ट्रांसफर फिल्म से बनाए गए थे। अरे क्लूज धीरे धीरे एक हॉरिफाइंग ट्रूथ की तरफ पॉइंट करने लगे। ऑफिसर ज़ीहैंग प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पकड़े हुए खामोश खड़ा था। उसका फेस डार्क हो गया। उसने करियर में काउंटलेस क्राइम्स देखे थे, लेकिन अपने बायोलॉजिकल सन को फ्रेम करने के लिए फैमिली अफेक्शन का इतना विशियस यूज, ये केस उसे भी चिल्स दे रहा था। उसने इंस्टेंटली ऑर्डर दिया, जियाओ शू को इमीडिएटली इंटरोगेशन रूम में ले जाओ। सर्च वारंट अप्लाई करो। जियाओ फैमिली हाउस और जियाओ शू के पर्सनल बिलोंगिंग्स थ्रूली सर्च होंगे। हमें फिंगरप्रिंट्स, मोल्ड्स या ट्रांसफर टूल्स ढूंढने हैं। कुछ देर बाद इंटरोगेशन रूम का डोर दोबारा खोला। इस बार अंदर लाया गया जियाओ शू को। अभी तक एरोगेंट और कॉन्फिडेंट रहने वाला जियाओ शू पहली बार नर्वस लग रहा था। पुलिस ने उसके सामने डायरेक्ट एविडेंस फेंक दिया। आर्टिफिशियल फिंगरप्रिंट्स, टाइमलाइन मिसमैच और फोरेंसिक रिपोर्ट्स, हर चीज उसके फेक सेटअप को डेयर अपार्ट कर रही थी। उसकी साइकोलॉजिकल डिफेंस धीरे धीरे क्रैक होने लगी। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उसका परफेक्ट फ्रेम अप प्लान इतना जल्दी एक्सपोज हो जाएगा। जियाओ शू ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लूंगा।
लूंगा, अपने ही फिंगरप्रिंट्स डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उसका पूरा फ्लॉलेस प्लान वेस्ट हो जाएगा। वो कुर्सी पर बैठा पैनिक में बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। फिंगरप्रिंट्स तो जियाओ युंगवान के ही थे। मेरे पेरेंट्स ने खुद देखा था। ऑफिसर्स दिहन की आईज इंस्टेंटली कोल्ड हो गई। जियाओ युंगवान के फिंगरप्रिंट्स क्राइम से पहले परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो चुके थे। क्राइम सीन पर जो प्रिंट्स मिले वो मोल्ड के थ्रू ट्रांसफर किए गए थे। अभी भी सच नहीं बोलोगे? फेक फिंगरप्रिंट्स बनाकर किसी और को फ्रेम करना ये भी मेजर फेलोनी है। ऊपर से इंटेंशनल होमोसाइड कॉन्सिक्वेंसेस समझते हो? जियाओ शू का फोरहेड स्वेट से भर गया। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने उसे पुश नहीं किया, वो खुद बैलेंस लूज करके गिर गया। जैसे ही ये वर्ड्स उसके मुंह से निकले रूम इंस्टेंटली साइलेंट हो गया। जियाओ शू का फेस पेपर की तरफ वाइट पड़ गया। उसे रियलाइज हो गया था उसकी जुबान स्लिप कर चुकी थी। ऑफिसर ज़ीहैंग स्लोली आगे झुका। ओह, अभी तक तो तुम कह रहे थे कि तुमने जियाओ युंगवान को पुश करते हुए देखा, तो अब सडनली विक्टिम खुद कैसे गिर गया? या फिर क्राइम सीन पर तुम खुद मौजूद थे? हैवी प्रेशर और फियर के नीचे जियाओ शू की मेंटल डिफेंस फाइनली टूट गई। वो सडनली जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। वो वर्ड्स कम्प्लीटली इनकोहेरेंट हो गए। मैंने बस उसे आर्ग्यू किया था, उसने मुझे गाली दी, मुझे गुस्सा आ गया तो मैंने उसे पुश कर दिया। मुझे नहीं पता था वो कैसे गिर गया। रूम में सिर्फ उसकी क्राइंग वॉइस गूंज रही थी। फिर उसने ट्रेम्बलिंग वॉइस में कॉन्फेशन कंटिन्यू की। फिंगरप्रिंट्स वो हमने पहले से ही प्रिपेयर किए थे। मेरी मदर ने हेल्प की। उन्होंने कहा था अगर कुछ हो गया तो ब्लेम जियाओ युंगवान पर डाल देंगे। वैसे भी उसके ग्रेड्स अच्छे हैं, फ्यूचर में सक्सेसफुल हो ही जाएगा। अगर उसकी लाइफ बर्बाद भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे ये सब कुछ सिखाया है। उन्होंने कहा था बस इंसिस्ट करना कि मर्डरर जियाओ युंगवान है, वो मेरे लिए टेस्टिफाई कर देंगे। प्लीज आप उन्हें अरेस्ट करो। ये सब उन्होंने ही सिखाया। मैं इनोसेंट हूँ। उसकी हिस्टेरिकल स्क्रीम्स इंटरोगेशन रूम में एको कर रही थी। डोर के बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर्स के एक्सप्रेशंस अगले हो गए। डिस्गस्ट, एंगर और नोशिया सब एक साथ फील हो रहा था। इसी बीच सर्च टीम भी जियाओ फैमिली हाउस से वापस आ गई और जो एविडेंस मिला उन्होंने पूरा केस कम्प्लीटली क्लियर कर दिया। फिंगरप्रिंट्स मॉडल बनाने के टूल्स रिकवर हुए, आर्टिफिशियल ट्रांसफर फिल्म्स और सबसे हॉरिफाइंग चीज मदर और फादर की चैट हिस्ट्री। उसमें क्लियरली डिस्कशन था कैसे मुझे फ्रेम किया जाएगा, कैसे पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट किए जाएंगे, कैसे कंपनी ऑफिशियली मुझसे रिलेशन ब्रेक करेगी, कैसे मीडिया ड्राफ्ट पहले से प्रिपेयर होंगे। हर चीज प्री प्लान्ड थी। जब ये एविडेंस सेपरेटली फादर और मदर के सामने रखा गया तो उन दोनों का रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम था। पहले डायरेक्ट डिनायल, फिर एक दूसरे पर ब्लेम शिफ्ट करना और फाइनली पुलिस का साइकोलॉजिकल प्रेशर और इनफ्यूरेबल एविडेंस के सामने दोनों कोलैप्स कर गए। मदर ग्राउंड पर गिरकर रोती हुई बोली, मुझे कुछ नहीं पता था, बस मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, मैं उसके लिए ब्लाइंड हो गई। जियाओ शू बचपन से ही ऑर्फन था, वो बहुत पिटीफुल था। जियाओ युंगवान के पास तो सब कुछ था, तो अगर उसके भाई के लिए थोड़ा सेक्रीफाइस कर देता तो क्या हो जाता। फादर भी डेस्परेट टोन में जस्टिफाई करने लगा, हम जियाओ शू की लाइफ रूइन होते हुए नहीं देख सकते थे। हमने कभी नहीं सोचा था सिचुएशन इतनी बिगड़ जाएगी। लेकिन उसकी हर जस्टिफिकेशन, हर सेल्फिश एक्सक्यूज कैमरा में डायरेक्टली रिकॉर्ड हो चुकी थी और इंटरनेट पर स्टॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुका था। पहला पूरा इंटरनेट मुझे गाली दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे सेंट्रल स्क्वायर की लाइव ऑडियंस के वीडियोस और न्यू एविडेंस ऑनलाइन लीक होने लगे। सल्फ्यूरिक एसिड से हाथ जलने वाली मेरी वो फुल वीडियो एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ इंटरनेट पर वायरल होने लगी। हर तरफ लोग उसे रिट्वीट कर रहे थे और धीरे धीरे सिटीजन्स को कुछ अजीब लगने लगा। टाइमिंग मैच नहीं कर रही। उसने फिंगरप्रिंट्स पहले डिस्ट्रॉय किए थे। एक मिनट, क्या इसका मतलब क्या ये पूरा सेटअप था? जोई फैमिली ने इतनी जल्दी रिएक्शन क्यों दिया? अपने ही बेटे के साथ कोई ऐसा बिहेव करता है? लोगों को अब सब कुछ सस्पिशियस लगने लगा था। फिर किसी ने जियाओ शू की यूनिवर्सिटी फॉर्म के पूरे वीडियोस निकाल दिए जहां वो लोगों को बुली करता देख रहा था। पहले ये सब पावरफुल कनेक्शंस की वजह से दबा दिया गया था, लेकिन अब इंटरनेट का मूड बदल चुका था। और जब पुलिस इंटरोगेशन के लीक्ड क्लिप्स ऑनलाइन आए जहां पेरेंट्स एक दूसरे पर ब्लेम डाल रहे थे, पूरा इंटरनेट फट गया। जियाओ युंगवान इनोसेंट है। फेक फिंगरप्रिंट्स स्कैम एक्सपोज्ड। पेरेंट ने खुद अपने बायोलॉजिकल सन को फंसाया। जो लोग पहले मुझे गाली दे रहे थे अब उन्हें लग रहा था कि उन्हें मैनिपुलेट किया गया है। उनका गुस्सा सुनामी की तरह जियाओ फैमिली पर टूट पड़ा। ये फैमिली मॉन्स्टर्स है। अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। जॉय ग्रुप बायकॉट करो इसे। मार्केट खुलते ही कंपनी के स्टॉक्स क्रैश कर गए। पेरेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट कर दिए। पब्लिक आउटरीच और फाइनेंशियल कोलैप्स ने मिलकर उनकी एम्पायर हिलाती। जब पुलिस मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए इंटरोगेशन रूम से बाहर ले जा रही थी, अभी सामने जियाओ फैमिली को भी अलग अलग एस्कॉर्ट करके लाया गया। मेरी माँ चिल्लाई, तुम शैतान हो, तुमने सब कैलकुलेट किया था। फिर भी उसने रोते हुए कहा, प्लीज
प्लीज अपने भाई को बचा लो, उसकी लाइफ ऑलरेडी मिजरेबल थी। मर्डर विक्टिम के पेरेंट्स के सामने जाओ, घुटनों पर गिर जाओ, अगर वो तुम्हें मरने के लिए भी कहे मान लेना। ये मैं कि ये औरत मेरा दिमाग खराब कर रही है। मैं धीरे से हंसा। मेरी प्यारी माँ, तुम्हें अपनी हस्बैंड की मिस्ट्रेस का बेटा इतना पसंद था? अचानक जियाओ शू चीख पड़ा। मैं नाजायज औलाद हूँ, मैं उसका असली बेटा नहीं हूँ। तुम कितनी बेवकूफ थी, 20 साल तक किसी और औरत के बेटे को पालती रही और अपने ही असली बेटे को बर्बाद करती रही। माँ पागल की तरह चिल्लाने लगी। वो और मेरे फादर वही लड़ने लगे। मैं बस चुपचाप जियाओ शू के पास गया और उसके कान में धीरे से कहा, पता है मैंने अपने फिंगरप्रिंट्स पहले क्यों डिस्ट्रॉय किए थे? क्योंकि मैं एक ऐसी रूह हूँ जो 2 जिंदगियों की नफरत लेकर वापस आई हूँ। मैं स्पेशली तुम तीनों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए वापस आया हूँ। मेरे फादर का चेहरा हॉरर से भर गया, जैसे उसने पहली बार मुझे सच में देखा हो। माँ जमीन पर गिर गई, बिल्कुल टूट चुकी थी और जियाओ शू अब भी घबराहट में चिल्लाता जा रहा था। मैं बिना पीछे देखे सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर चल दिया। वहाँ रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। कैमरा की फ्लैशेस दिन की रोशनी की तरह चमक रही थी, लेकिन इस बार वो कैमरा किसी मर्डरर या पागल इंसान पर नहीं बल्कि एक सेवियर पर फोकस कर रहे थे। इसके बजाय निशाना एक ऐसे इंसान पर था जिसे दुख भरे झूठों इल्जाम में फंसा दिया गया था। अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला मैंने पूरी तरह से लिया। सुबह की धूप बादलों को चीरते हुए मेरे भीगे लेकिन शांत चेहरे पर पड़ी। मेरी बदले की कहानी अभी बस शुरू हुई थी। कानून उनके गुनाहों का फैसला करेगा और पब्लिक की नजरों और किस्मत का इंसाफ भी कभी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। जानबूझकर चोट पहुंचाने के जुर्म में उन्हें सख्त सजा मिली। पेरेंट्स ने झूठी गवाही दी, नकली सबूत मिटाने में मदद की, झूठे इल्जाम लगाए और साजिशें रचाई। इन सब क्राइम्स की वजह से उन्हें भी जेल में भेज दिया गया। एक्स्ट्रा क्रिमिनल फ्रॉड, मार्केट मैनिपुलेशन और कई और केसेस भी लगी। ग्रुप तो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया था और सब लोग इस्तीहा दे देकर वो बंद हो चुका था। हाँ, मेरा तरीका एक्सट्रीम था, लेकिन उसके पीछे वजह थी और मैंने किसी आम पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसीलिए पब्लिक सिंपैथी की वजह से मुझे कंपैरेटिवली हल्की सजा मिली। ये जॉय फैमिली की 3 मेंबर्स के क्राइम्स के सामने कुछ भी नहीं थी। मैंने अपने हाथों और पागलपन भरे डांस से उनकी सालों से बुनी हुई साजिश को टुकड़े टुकड़े कर दिया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। पिछले जन्म में वो लोग शान और खुशी में जीते थे, इस जन्म में वो जेल में बैठे हैं। शायद इसे ही कार्मा का पहल कहते हैं। अगली बार मैं अपनी जिंदगी रोशनी के साथ जीऊंगा, कभी भी नफरत के अंधेरे में नहीं डूबूंगा। और ये थी मेरी कहानी। तो ये स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। आज एम रखते हैं 6000। भाई करवा दो प्लीज यार। कमेंट 500 या 1000 इतना तो कर ही सकते हो भाई, हार्ट ही भेज दो। और सेकंड चैनल, उस पर 1000 सब्सक्राइबर्स अभी तक नहीं हुए, लिंक इन द कमेंट सेक्शन, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर दो। आज हर एक बंदा जो कि लाइक और सब्सक्राइब हो गएगा, उसकी किस्मत 1 महीने के लिए बदल जाएगी और उसको 1 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। चलो अब फटाफट ठोको।